नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज 9 जुलाई है। आज से ठीक एक महीने पहले यानी 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद पर बैठे और इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए वो आगे अपनी रणनीतियां बताने की कोशिश कर रहे हैं और ऐतिहासिक क्षण बताने का जो ये सिलसिला है आज तक जारी भी है। आज जब मोदी रूस की राजधानी मॉस्को में थे तो वहां भी उन्होंने अपनी इस कामयाबी को ऐतिहासिक ही बताया। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री पद का जिम्मा संभालना खुशी की बात तो है, लेकिन सवाल यह है कि तीसरी बार इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए मोदी क्या पूरी तरह तैयार हैं? क्योंकि इस एक महीने में देश में आतंकी हमले, ट्रेन दुर्घटना, भगदड़ और पेपर लीक से लेकर महंगाई और बेरोजगारी सब ने नए रिकॉर्ड बना लिए हैं। कुछ घंटों की बारिश में कई शहर नदी नालों में तब्दील हो चुके हैं। आप जानते हैं इसलिए क्योंकि पुल गिर गए, बारिश हुई, ये सारी चीज़ें आपने देखी। कुछ दिन पहले तक अगर ध्यान कीजिए आप तो लू के कारण लोगों की मौत हो रही थी, जान जा रही थी। दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत जो था वो लू की चपेट में था और अब बाढ़ के कारण जाने जा रही हैं। यानी आम जनता के लिए जो तकलीफें 9 जून से पहले थीं वो इस एक महीने में कम नहीं हुई हैं बल्कि बढ़ी ही हैं। लेकिन मोदी अब भी आम लोगों के बीच नहीं दिख रहे हैं, वो फिर से विदेश यात्रा पर हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो प्रधानमंत्री नहीं हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन लोगों के बीच उनकी तकलीफों को बांटने राहुल गांधी ही जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज राहुल गांधी रायबरेली में थे, कल आपने देखा कि राहुल गांधी मणिपुर में थे, उससे पहले गुजरात में थे और उसके एक दिन पहले अलीगढ़ और हाथरस में थे और उससे भी एक दिन पहले दिल्ली की गलियों में और रेहड़ी पटरी वालों से मुलाकात कर रहे थे राहुल गांधी। यानी ये तमाम जो अगर लाइन से अगर देखा जाए कि राहुल गांधी की गतिविधियां क्या हैं तो साफ दिखाई देता है कि राहुल गांधी लोगों के बीच हैं। जब राहुल गांधी हाथरस पहुंचते हैं तो वहां भगदड़ के शिकार लोगों से मिल रहे होते हैं, बाढ़ पीड़ितों की तकलीफें सुन रहे होते हैं और मणिपुर के लोगों का दर्द साझा कर रहे होते हैं और शहीदों के परिवारों से भी मिल रहे होते हैं। फिर चाहे वो अग्निवीर अजय सिंह हो या कैप्टन अंशुमन सिंह हो, राहुल गांधी की नज़र में सेना का हर जवान और उसकी शहादत एक जैसी अहमियत रखती है। लेकिन बीजेपी को राहुल की ये राजनीति अब इतनी खटकने लगी है कि अब उन्हें संसद में बंद करके पीटने की बात बीजेपी नेता करने लगे हैं। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। मैंगलोर सिटी नॉर्थ के विधायक भरत शेट्टी ने कहा है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संसद के अंदर बंद करके थप्पड़ मारना चाहिए। ऐसा करने से 7 से 8 एफआईआर दर्ज हो जाएंगी। अगर विपक्ष के नेता राहुल गांधी मैंगलोर शहर आते हैं तो हम उनके लिए भी यहीं पर यही व्यवस्था करेंगे। और शेट्टी साहब ये भी कहते हैं कि कांग्रेस ने यह संदेश देना शुरू कर दिया है कि हिंदू और हिंदुत्व तो अलग अलग हैं। ऐसे नेताओं की वजह से भविष्य में हिंदुओं को खतरा होगा। दरअसल दोस्तों, बीजेपी ने अयोध्या की हार से कोई सबक नहीं लिया है, यह साफ दिखाई देता है और वो अब भी हिंदुत्व पर राजनीति करने की राह पर चल रही है। लेकिन इस राह पर चलकर मोदी जी अपना प्रभाव कम कर चुके हैं, जबकि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हुए राहुल गांधी ने अपना कद और प्रभाव दोनों कितना बढ़ा लिया है, यह राहुल गांधी और जनता के बीच के कनेक्शन को देखकर समझा जा सकता है। आज जब राहुल गांधी रायबरेली में थे तो रायबरेली की कुछ घटनाओं को आपके सामने रखना चाहता हूं, पिक्चर के रूप में, विजुअल के रूप में आप देख रहे हैं। जरा एक एक करके फुल स्क्रीन ले आ सकते हैं तो ले आइए। राहुल गांधी से लोग देखिए, ये एम्स है, वहां मिलते हैं राहुल गांधी। उसके अलावा राहुल गांधी अलग अलग जगहों पे और जब लौट रहे होते हैं राहुल गांधी तो किसानों से भी मुलाकात कर बैठते हैं राहुल गांधी। तो अलग अलग तस्वीरें, ये तस्वीरें एक हैं, ये सबसे पहले सुबह सुबह जब रायबरेली जाते हैं राहुल गांधी तो वहाँ हनुमान मंदिर में वो पूजा करते हैं और उसके बाद आगे की गतिविधियां राहुल गांधी की शुरू होती हैं जो शाम तक चलती हैं। ये सब कुछ राहुल गांधी की गतिविधियां हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की कुछ अगर तस्वीरें हो तो उसको भी ले आइए। नरेंद्र मोदी मॉस्को में और मॉस्को से अब रवाना हो चुके हैं या होने वाले हैं ऑस्ट्रिया के लिए। लेकिन नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ है। लेकिन इन सब के बीच नरेंद्र मोदी
क्या कर रहे हैं और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, और पिछले एक महीने में यानी 9 जून से 9 जुलाई के बीच क्या कुछ हुआ है, क्या सब कुछ नहीं तो कुछ ठीक होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी बात है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, रिकॉर्ड बराबर कर लिया उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी का। लेकिन क्या नेहरू जी के समकक्ष दिखाई देते हैं नरेंद्र मोदी? क्या राहुल गांधी से पीछे हो चुके हैं नरेंद्र मोदी? नेहरू जी तो छोड़ दीजिए, सवाल बहुत हैं। एक महीने में क्या कुछ हुआ है, आज उसी की तहकीकात करने की कोशिश करते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, इस वक्त हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हेमंत कुमार जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं, अनिल सिन्हा जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलिंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, एक महीने का वक्त, 9 जून से 9 जुलाई, और आज इसकी चर्चा होनी चाहिए, कौन आगे कौन पीछे। और अब यह तो साफ है कि मोदी और राहुल की तुलना पहले बीजेपी चाहती थी कि तुलना हो, लेकिन अब देश चाहता है। पहले बीजेपी अपने राजनीतिक फायदे के लिए चाहती थी और कहती थी कि जैसे ही नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी का चेहरा आता है, वैसे ही बीजेपी के सामने कांग्रेस बौना दिखने लगती है, बहुत छोटी सी पार्टी दिखने लगती है। लेकिन अब एक महीने में क्या कुछ हुआ है, उससे पहले की तस्वीर क्या है, आगे की तस्वीर क्या कुछ बयां करती है, जरा उस पर अपनी बात रखिए प्रशांत टंडन जी। देखिए राजीव जी, आपने पिछले एक महीने की घटनाएं बता दी। कितने आतंकवादी हमले हुए, उसमें 3 हमले हुए, 8 सैनिक, 10 नागरिक उसमें मारे गए। पेपर लीक, कौन सा पेपर लीक है जो नहीं हुआ? नीट, यूजीसी से लेकर सारे पुल बह रहे हैं रोज एक, ये सब हो रहा है जो आपने बताया। इसकी लिस्ट बड़ी लंबी है। अब उसके अलावा देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि 10 साल जो नरेंद्र मोदी का शासन था, उसमें विपक्ष नहीं था, विपक्ष बहुत कमजोर था। इस बार जनता ने विपक्ष को मजबूत करके भेजा है, और केवल मजबूत करके नहीं भेजा है, वहां पे नेता प्रतिपक्ष भी है राहुल गांधी। तो अब कलई खुल रही है, अभी तक कलई नहीं खुल रही थी। और जो मोदी साहब की जो गवर्नेंस है पिछले 10 साल की और अभी की भी, एक महीने की भी, आप ये देखिएगा कि वो बिलबोर्ड गवर्नेंस जिसको कहा जाए, यानी प्रचार के माध्यम से सरकार चल रही थी, सिर्फ प्रचार हो रहा था। अखबारों के फुल पेज ऐड और विश्व गुरु के तमगे और तमाम सारी कहानियां गढ़ दी गई। आप देखिए, आज सुबह ही आप बता रहे थे कि एक विज्ञापन आया, वॉर रुकवा दी पापा, विश्व गुरु के तमगे दिए जाते हैं, मोदी साहब ने वॉर रुकवा दी। ये एक मीडिया के, इनका जो मीडिया है, समर्थक मीडिया, उसमें चलता रहा। मॉस्को के विजिट पर है, और अब तक का सबसे बड़ा हमला हो गया यूक्रेन पर। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कह रहे हैं कि बहुत मुझे खेद है मोदी जी के पुतिन से मिलने पर, और बहुत निराशाजनक उनका बयान आया है, बहुत निराश है। तो कहाँ तो आप वॉर रुकवा रहे थे और कहाँ जेलेंस्की कह रहे हैं कि वो निराश है। तो हुआ क्या है कि ज्यादा प्रचार में बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी गई। मैं बायोलॉजिकल नॉन बायोलॉजिकल के उसमें नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें कह दी गई। खुद मोदी जी ने भी कही और मोदी जी ने कहलवाई अपने मीडिया से। अब वो गवर्नेंस थी नहीं, इसलिए आप देखिएगा कि गवर्नेंस अगले 5-6 महीने में बड़ा अफसोसनाक होगा। ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन ताश के पत्ते की तरह, वो ताश के महल की तरह गिरेगी। अभी आप देखिए कि मैं बता रहा था आपको, 40 महीने का अब तक का सबसे कम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ है। रिकॉर्ड टूट रहा है, हर चीज में रिकॉर्ड टूट रहा है। 906 स्कीम है सेंट्रली फंडेड है, सब 70% तक अंडर फंडेड है, 70% तक, पेंशन योजना तक।
आप देखिए कि लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है। तमाम आप देखिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मन धन वॉज पोटेंशियली कवर 42 करोड़ का अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स को कवर करना था। कितना किया? 43 लाख। तो 42 करोड़ बेनिफिशरीज जो है वो उसके दायरे में ही नहीं आए। किसी भी योजना को उठा लीजिए, आपको ऐसी कहानियां मिल जाएंगी। तो ये अभी तक की जो सरकार थी वो बिलबोर्ड गवर्नमेंट के तौर पर चल रही थी, प्रचार सरकार। अब वो प्रचार सरकार की कलई खुल रही, क्योंकि विपक्ष है और राहुल गांधी जैसा नेता है जो नेता प्रतिपक्ष है, जिसके अंदर एनर्जी है, डायनेमिज्म है, तमाम लोगों पे घूम रहा। पिछले 3 दिन का आप देखिए, जब मोदी जी विदेश में हैं, राहुल गांधी दिल्ली में लोगों से मिल रहे हैं, फिर असम में बाढ़ पीड़ितों से मिल रहे हैं, हाथरस जा रहे हैं बीच में, जो जिस पे मोदी साहब का बयान तक नहीं आया, ट्वीट तक नहीं आया। और वो वहाँ पे जो स्टैम्पीड हुआ, भगदड़ हुआ, 120 लोग करीब मरे उसमें, उनसे भी, उनके परिवारों से मिल जाए। अग्निवीर के परिवारों से मिल रहे हैं वो, जो जिनकी जाने गई है पिछले कुछ दिनों में। वो तीसरी बार मणिपुर, पहली बार नेता प्रतिपक्ष के तौर पर मणिपुर हो जाए, प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं गए। तो जो प्रधानमंत्री को काम करना चाहिए वो नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं। आज वो अमेठी में है, उसके बाद महाराष्ट्र का दौरा है उनका। तो राहुल गांधी लगातार मूवमेंट में है और वो लोगों से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, आर्थिक नीति, विदेश नीति से लेकर आंतरिक सुरक्षा, बाहरी मामले, हर तरह वो बयान दे रहे हैं। तो उनको ये फिक्र नहीं है अब कि ये मीडिया क्या कवर करता, क्या नहीं कवर करता, क्योंकि राहुल गांधी की आवाज़ अब सोशल मीडिया के तहत, उनके अपने मीडिया के तहत और डिजिटल मीडिया के तहत, हमारे आप जैसे मीडिया के तहत ये बात अब पहुंच रही नीचे तक। इसलिए आप देखिए कि नरेंद्र मोदी अब जो लग रहा है 1 महीने में, अगर आप देखिए कि 2 घटनाएं हुई है। राहुल गांधी लगातार दौरे कर रहे हैं, लगातार विजिबिलिटी उनकी, लोगों से मिल रहे हैं, बयान दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी अगले 5 साल का सरकार का रोड मैप नहीं दे पाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस वो करते नहीं है, किसी भी माध्यम से वो रोड मैप नहीं दे पाए कि हम 5 साल करने क्या जा रहे हैं। धन्यवाद के प्रस्ताव के जवाब में दोनों सदनों में उन्होंने राहुल गांधी पे वक्त खराब कर दिया अपना। वो चाहते, वो मौका था उनके पास कि देश को संबोधित करते वहां से वो, कि हम 5 साल में ये करेंगे। जो मौजूदा हालत है, जो क्राइसिस है, करोड़ों लाखों नहीं करोड़ों युवा प्रभावित हैं, जिनका जीवन दांव पे लगा हुआ है, करियर पेपर लीक की वजह से, किसान, महिलाएं, तमाम सारे घटनाएं हैं। तो मोदी साहब देश की घटनाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं और मुझको लगता है कि अब राहुल गांधी की स्पीड को मैच नहीं कर पाएंगे। जो राहुल गांधी की स्पीड है कि आज यहाँ है, कल वहाँ है, इनसे मिल रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, इस स्पीड को वो मैच नहीं कर पाएंगे। तो दो बातें होंगी राजीव जी। एक, ये बिलबोर्ड सरकार, प्रचार सरकार, जो अखबारों के फ्रंट पेज के माध्यम से चल रही थी विज्ञापनों से, उस सरकार की अब कलई खुलेगी कि गवर्नेंस नहीं थी, ये प्रचार था केवल। और दूसरा, राहुल गांधी की वो स्पीड नहीं मैच कर पाएंगे। और इन दो में आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी अगले 6 महीने में बड़ी भारी लायबिलिटी अपनी पार्टी में बन जाएंगे। राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और अगले 6 महीने में बहुत कुछ होना है इस देश में, इसलिए क्योंकि चुनाव हैं, 4 राज्यों के चुनाव, और उसके बाद परिस्थितियां हो सकता है कि बदल सकती हैं। लेकिन इस वक्त 1 महीने का लेखा जोखा ये समझना ज़रूरी है कि कौन आगे है, कौन पीछे है, 1 महीने में कौन निकला आगे। क्या नरेंद्र मोदी आगे निकल गए हैं या राहुल गांधी? और अब सीधी तुलना हो रही है राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी से, इसलिए भी क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं और शेडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है नेता प्रतिपक्ष जो लोकसभा में होता है उसको। और उस लिहाज से राहुल गांधी कहां हैं और नरेंद्र मोदी कहां हैं? जरा स्वागत करता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपका, और आपके पास ही आना चाहता हूं, जरा आपसे भी समझूं कि इस 1 महीने में नरेंद्र मोदी कहां दिखाई देते हैं।
जब विदेश जाते हैं, विदेश में कूटनीति कहा जाता है, डिप्लोमेसी, और उस डिप्लोमेसी में इंडिया काफ़ी आगे रहा है शुरुआत से ही, नेहरू जी के समय से ही। नेहरू जी की डिप्लोमेसी को क्या नरेंद्र मोदी आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं? जब रूस पहुंचते हैं और गले मिलते हैं पुतिन से, तो उधर नाराज होते हैं उनके दूसरे साथी, यानी नरेंद्र मोदी, जिनसे अभी G7 में मिल के आए थे, गले मिल के आए थे, याद होगा, जेलेंस्की। तो ये इधर नाराजगी और इधर मिलते हैं तो उधर नाराजगी। कब तक एक दूसरे की नाराजगी के बीच ये ऐसे ही पेंडुलम होते रहेंगे और उसके बाद फिर कहा जाएगा कि पापा ने वार रुकवा दी? तो ये जो बातें हैं इसलिए कही जा रही हैं क्योंकि अभी कल देखिए रूस ने बहुत बड़ा हमला किया था यूक्रेन के ऊपर, सबसे बड़ा हमला। उसकी चर्चा भी खूब रही क्योंकि जब नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं तब ये हमला क्या मायने रखता है। चलिए विदेश से हम उधर जाएंगे, लेकिन ज़रा देश लौटते हैं, देश में। और राहुल गांधी जब रायबरेली पहुंचे आज, और उससे पहले एक लंबी फहरिस्त है जहां जहां पहुंचे हैं, वो सब गिना चुका हूं, आप सबको पता है अच्छी तरह से कि हर दिन किसी न किसी जगह वो अलग अलग राज्यों में नजर आए हैं। उस हिसाब से भी देखा जाए तो अब राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन रेंग रहा है, कौन दौड़ रहा है, जरा ये बताइए। शुक्रिया राजीव जी। मैं आपके अंतिम सवाल पर आऊं उसके पहले आपने एक बात कही थी तो मुझे हंसी आने लगी थी जी। आपने कहा कि मोदी जी गले मिलते हैं। मोदी जी गले नहीं मिलते हैं, गले पड़ते हैं एक्चुअली। आप उन तमाम नेताओं का रिएक्शन देखिए जिन जिन से वो गले पड़ते हैं। दूसरा, आपने एक सवाल शुरू में किया था कि मोदी जी कहां दिखते हैं। टेलीविजन पर दिखते हैं, गोदी मीडिया पर दिखते हैं, पूरा भजन मंडली लगी हुई है उनका स्तुति गान करने के लिए, तो वहां हमेशा, और वैसे भी वो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल घोषित कर चुके हैं, तो उनके भक्तों के सपनों में रोज दिखाई देते हैं। अब आपको दिखते हो ना दिखते हो तो उसमें मोदी जी का गुनाह नहीं है, ये हम लोगों का है जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं उनको। बहरहाल वो रूस में होते हैं तो भी टेलीविजन पर दिखते हैं, बाकी तो वो भारत में नहीं दिखते हैं, वो मणिपुर में नहीं दिखते हैं, वो हाथरस में नहीं दिखते हैं, वो ऊना में नहीं मिलेंगे आपको, वो किसानों के आंदोलन में कहीं नहीं दिखेंगे। वो आते हैं, पहले 8 बजे आते थे, आजकल भी ऐसे ही वो कभी आ सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो, जब चुनाव आएगा हरियाणा का या महाराष्ट्र का। लेकिन रही बात राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी पहले भी एक्टिव थे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक कंटिन्यूटी उनमें दिख रही है और वो कंसर्न दिख रहा है, लेकिन संवेदनशीलता उसके पहले भी दिखती थी। भट्टा परसौल, मुझे लगता है कि वो पहला बड़ा आंदोलन था, और अपने ही सरकार को क्रिटिसाइज करने वाला अगर कोई नेता इस देश में है तो वो राहुल गांधी है। ये किसी में हिम्मत है क्या पिछले 10 साल में कभी हुआ ऐसा कि नरेंद्र मोदी के किसी भी फैसले की आलोचना तो छोड़ दीजिए, किसी ने अगर यह भी कहा हो कि साहब इसका पुनर्विचार कर लीजिए, चाहे वो 3 काले कानून रहे हों किसानों के, 750 किसानों की आहुति हुई है, उसके बाद मोदी जी को याद आया जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया कि साहब हमसे कोई गलती हो गई हो। और वैसे भी नॉन बायोलॉजिकल है तो उनसे गलती वलती होती नहीं। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने जो पूरा ऑरा बना रखा था, जो कभी आलोचना नहीं होती थी, राजीव जी, आज एक बड़ी खबर कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक में एक दलित लीडर हैं जो 2002 से लगातार चुने जा रहे हैं। पिछले मोदी सरकार में वो कैबिनेट मंत्री थे, राज्य मंत्री थे। उनका नाम है रमेश और आगे कुछ उनका सरनेम है। उन्होंने आज एक बहुत बड़ी बात कही है, सीधा चुनौती दी, अटैक किया नरेंद्र मोदी पर। उन्होंने कहा है कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो दरअसल दलित विरोधी है। वो खुद दलित सांसद हैं। मुझे लगता है बीजेपी का सबसे बड़ा दलित फेस होंगे वो समय के अनुसार।
और वो ये कहते हैं कि हमारे क्षेत्र के लोगों के बीच में हमें आजकल सुनना पड़ रहा है कि आप उस पार्टी में हैं जो दलित समाज की विरोधी है। ये जो आज सुनाई दिया है, ये दरअसल आगे चल करके एक बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। इसके पहले भी कुछ आवाजें उठी और ये तब है जब मोदी जी 240 पर आकर के रुक गए। यही मोदी जी अगर 290 पे होते तो क्या किसी की हिम्मत थी? लेकिन इस बार ये नहीं होगा। और मोदी जी अपने घर के भीतर हालात तो ये है कि बीजेपी संसदीय दल की बैठक अभी तक नहीं कर पाए इस डर के मारे। और एक तरफ राहुल गांधी हैं जिन्होंने, अब उनका घर तो अभी है ही नहीं, वो आराम नहीं कर रहे हैं। जिनको लगता था कि साहब वो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, आजकल कहा जा रहा है कि वो पर्यटन के लिए जा रहे हैं। वो पहले तो बहुत चलता था लेकिन अब चल नहीं रहा है। इसलिए नहीं चल रहा है कि वो व्यक्ति मणिपुर तीसरी बार गया, लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद पहली बार, लेकिन इसके पहले भी 2 बार हाथरस दौड़े जहां पे इतनी बड़ी भगदड़ हुई। दिल्ली में जो रेलवे के ड्राइवर्स थे, और ये क्यों गए थे? क्योंकि जो दुर्घटनाएं हो रही थी उसको समझना कि कहां समस्या है, ये होना चाहिए ना सरकार में। आज राजीव जी, राहुल गांधी वो काम कर रहे हैं जो सरकार को करना चाहिए, और मोदी जी वो काम कर रहे हैं जो कई बार विपक्ष में लोग करते हैं, आराम से मौज करते हुए विदेश का भ्रमण। इसके पहले तो उनको कहा जाता था कि वो भारत में आज आए हैं, कल आए हैं, उन्होंने कई देशों का भ्रमण कर लिया। लेकिन वो क्या लेकर के आए देश के लिए? अब यूक्रेन बनाम रूस में आप किसको नाराज कर रहे हैं? विदेश नीति का कुछ पता नहीं कि देश किस तरफ जा रहा है। वो प्रो अमेरिका हो रहा है कि कभी प्रो रसिया हो रहा है, क्या हो रहा है कुछ पता ही नहीं है। ये यहां नहीं चला। ये केवल विश्व गुरु का तमगा लेने के लिए कि मोदी जी का बस बढ़िया सा प्रवचन वहां हो जाए, लोग तिरंगा लेके पहुंच जाए, मोदी मोदी करें, बस केवल ये उनके भक्तों को चाहिए। इसके अलावा इस देश को आप क्या देंगे, इससे कोई सरोकार नहीं है। और यही वजह है कि आज देश के करोड़ों लोग, अधिकांश लोग, बहुसंख्यक लोग राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन, जिसे शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है, उसकी तरफ लोग देख रहे हैं। प्रधानमंत्री से तो नाउम्मीद हो चुके हैं। ये हालात है राजीव। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी या मोदी बनाम राहुल गांधी, ये हम यहाँ समझने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज 9 जुलाई है दोस्तों, और आज से ठीक 1 महीना पहले नरेंद्र मोदी ने शपथ ली थी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की। और उसके बाद नरेंद्र मोदी के 1 महीने का कार्यकाल और राहुल गांधी चूंकि 24 तारीख को जिस दिन सदन खासकर लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई 24 जून को, उस दिन से उन्होंने कार्यभार संभाला है नेता प्रतिपक्ष का। लेकिन 24 तारीख से लेकर 9 जुलाई तक राहुल गांधी के कार्यभार की समीक्षा और नरेंद्र मोदी के 1 महीने के कार्यभार की समीक्षा यहां अगर हम करें तो कौन आगे है, कौन पीछे है, और इसके साथ साथ देश की जनता के लिए क्या कुछ हो रहा है, देश की समस्याएं क्या दूर हो रही हैं, विकास के लिए एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है। नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि सड़कें जो हैं वो सैटेलाइट से सर्वे करके वो बनवाते हैं, और सड़कें ऐसे सैटेलाइट से सर्वे करके बनवा रहे हैं कि बारिश हो रही है और वहां गड्ढे यानी कि कुआं बन जा रहा है सड़क पे। तो ऐसे विजुअल्स क्यों तैर रहे हैं, यह नरेंद्र मोदी को समझना होगा। जबकि नरेंद्र मोदी और उनकी टीम सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। 2012, 13, 14 इन सब में याद कीजिए, सोशल मीडिया के जरिए नरेंद्र मोदी इस देश के युवाओं पर राज करने लगे थे, उनके दिलों में राज करने लगे थे। लेकिन क्या वही सोशल मीडिया आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के अपने ही क्रियाकलापों के कारण अब उनके लिए अभिशाप बनता जा रहा है? यह भी समझना होगा। यह हमको आपको नहीं, नरेंद्र मोदी और उनकी टीम को समझना होगा। हेमंत जी, आपके पास आना चाहता हूं। हेमंत जी, आप कैसे देखते हैं इस 1 महीने को? धन्यवाद राजीव जी। जिस राहुल गांधी को लेकर ये मोदी जी कहा करते थे कि कौन राहुल, अब स्थिति ये हो गई है कि संसद से लेकर के सड़क तक राहुल राहुल हो रहा है।
और इसमें एक बड़ा योगदान नरेंद्र मोदी जी का और उनकी पार्टी का और उनके पार्टी के नेताओं का भी है। राहुल गांधी ने अपना रोड मैप तैयार कर लिया है, वो संसद में उनको क्या करना है, संसद से बाहर क्या करना है। लेकिन मुझे लगता है कि मोदी जी उस सेटबैक से बाहर नहीं निकल पाए हैं और उसके इसमें उस ग्रंथि में इतना उलझ चुके हैं कि उससे निकलने के लिए कुछ उटपटांग करना उनको लगता है कि जिससे लगे कि उनके लिए ये सब चीजें कुछ बड़ी बात नहीं है। आई डोंट केयर वाले वो पूरा मोड में दिखाई देते हैं। अगर आई डोंट केयर वाला मोड नहीं होता तो आप बताइए कि देश का एक बड़ा हिस्सा आज की तारीख में बाढ़ से जूझ रहा है। आप नॉर्थ ईस्ट में खास करके जो प्राकृतिक तबाही है वो ज्यादा है। मणिपुर का सवाल है, आप क्यों इन सवालों को एड्रेस नहीं करना चाहते हैं? राहुल गांधी अगर उन सवालों को एड्रेस करना चाह रहे हैं तो आप कर क्या रहे हैं? आपका एक नेता जो है बयान देता है कि उनको संसद के भीतर हेमंत जी की आवाज़ चली गई है, ज़रा शायद कहीं हिल रहा होगा, ज़रा ठीक कीजिए हेमंत जी। आवाज़ नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं इधर से कहता हूँ आपसे कांटेक्ट करें, रिकनेक्ट कर लीजिए तो बेहतर होगा। और अनिल सिन्हा साहब, इसी सवाल के साथ आपके पास आना चाहता हूं, क्या कुछ बदलते हुए देखते हैं अनिल जी एक महीने में? और ये बहुत देखिए नरेंद्र मोदी के लिए बहुत उत्साहजनक रिजल्ट नहीं रहा, लेकिन उनके लिए उत्साह की बात ये है, गर्व की बात यह है, जो कहते भी है, गौरवान्वित वही नहीं होते बल्कि उनकी पूरी टीम होती है, बीजेपी के लोग होते हैं, कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए और बार बार उस इंसान का जिक्र कर बैठते हैं जिसके खिलाफ लगातार चर्चा करते रहे हैं, लगातार मुहिम छेड़ते रहे हैं, और नाम है जवाहरलाल नेहरू। इसलिए भी ज़रूरी है ये समझना कि जब नेहरू जी की बराबरी की आप बात कर रहे हैं तो आपने क्या कुछ किया 10 साल में? कितने एम्स बनवा लिए, कितने IIT बनवा लिए? बनवाए हैं, कुछ पाइपलाइन में थी, जो हैं वो भी बता दीजिए, और नहीं हैं तो वो भी बताइए। कोरोना काल में जो भयावह स्थिति इस देश में हुई थी, उसके लिए उसके बाद कितने आप संभल गए, या आज भी ताली थाली बजवाने वाले क्रम को ही आगे बढ़ाना आप चाहेंगे? ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए इस एक महीने का लेखा जोखा यहाँ रखना ज़रूरी है बाद में, क्योंकि उस समय जब चुनाव था तो 100 दिन का लेखा जोखा की बात हो रही थी कि 100 दिन का हमारे पास रोड मैप है, 100 डेज, शुरुआती 100 डेज में हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे। लेकिन 30 दिनों में आपने क्या किया ये तो बताइए, और अगर आप नहीं बता रहे हैं तो हम समीक्षा कर रहे हैं। अनिल सिन्हा साहब, ये देखिए 30 दिनों में तो पता चल गया, 100 दिन में से 30 दिन तो निकल गए। 100 दिन वाला आपको याद होगा कि उसका खूब हाइप बनाया था उन्होंने कि 100 दिन का कि पहले 100 दिन की हमने योजना बना ली है, और उसके बाद मीटिंग ले रहे हैं सब एडमिनिस्ट्रेटर्स, मतलब सब ब्यूरोक्रेट्स की, और उसके बाद ये 100 दिन का रोड मैप तैयार है, क्या काम करना है हमने, वो फैसले लेने हैं क्या है। 30 दिन में तो इसका ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। दूसरा है कि 30 दिन में ये जरूर दिखाई दिया कि ये जो कहा कि वो जिस तरह से चलना चाहते थे, मतलब चल रहे थे, वही वो बिजनेस एज यूजुअल जो आई डोंट केयर वाला जो कहा हेमंत जी ने, वही वो दिखा रहे हैं। लेकिन वो दिखा क्या रहे हैं? अभी क्या हुआ कि देखिए, अगर आप तुलना करेंगे तो जब काफी अच्छी मतलब महत्वपूर्ण दृश्य दिखाई देता है, दिलचस्प, वो ये है कि हर बार वो कोशिश कर रहे हैं कि ये दिखाने का कि ये जो राहुल गांधी है ये वही है, पप्पू है, जो मतलब बालक बुद्धि वगैरह जो उन्होंने उसको करने की कोशिश की। लेकिन जो अटैक करके आते हैं ठीक नेक्स्ट मतलब 2 या 3 दिन के अंदर वो उनका फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि जब वो उन्होंने जो संसद में दिखाया था उसके बाद वो बाहर आ गए, अब बाहर आए तो फिर हाथरस का दिखाई दे रहा है। फिर अभी वहाँ मतलब जो दौरे किए मणिपुर के, अब गुजरात में जाकर के जिस तरह से चुनौती दी, वो सारा जो उन्होंने बनाया था वो सब निकल आया, उसका सब फुस हो गया कि उसका कुछ अर्थ नहीं है। तो मुझको लेकिन इसमें सबसे जो जबरदस्त बात दिखती है कि एक तो कोई इनोवेटिव आइडिया अब उनके पास नहीं है, और जो मॉडल था गुजरात मॉडल, जो ऑथोरिटेरियन ये जो था मॉडल, वो कोलैप्स हो रहा है।
अब उसको संभालने के लिए जो चाहिए इनोवेशन चाहिए, जो उसका तरीका चाहिए, वो है नहीं। दूसरा है क्या कि इस पर उनको लग रहा है, जिसने भी सलाह दी हो उनको ये लग रहा है क्या कि ये यही अगर मतलब कि डटे रहो वाला रवैया रखना है कि हम पुराना जैसे थे वैसे ही चलेंगे वाला, तो इससे आपका काम बन जाएगा। लेकिन मुझको लग रहा है कि कहीं हो नहीं रहा। अब अभी देखिए कि रूस का इतना बड़ा इवेंट और जिस तरह से प्रचारित कर रहा है मीडिया, उनका गोदी मीडिया या जो उनका तरीका है, तो उससे लगता है क्या कि एक बड़ी प्लानिंग थी कि वो पूरा छा जाएंगे भारतीय मीडिया में, या एक उसको एक बड़े इवेंट के रूप में, एक ग्रैंड सक्सेस के रूप में दिखाया जाएगा। वो भी उनका फ्लॉप हुआ। बीच में आप देखिए कि वो जो इवेंट मैनेजमेंट वाला है, वो आप देखिए कि क्रिकेट के खिलाड़ियों का जो मतलब की विजय का जश्न, तो उसके बाद ओलंपियंस से बातचीत करो, मतलब वो वही मॉडल है। हमको लग रहा है क्या कि इससे बीजेपी को इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं वो कि बीजेपी अगले 2-3 दशक के लिए पीछे चली जाएगी, क्योंकि ये मॉडल कोलैप्स होने के बाद बीजेपी के जो की लीडरशिप है या जो बीजेपी का जो अपना एजेंडा है उसका क्या होगा। और दूसरा है क्या कि अभी आप देखिए क्या कि जो कम्युनल एजेंडा था, जो एजेंडा उन्होंने चलाया, मतलब पूरे ये में चला, मतलब चुनाव में, कि श्री राम टेम्पल वाला बाद में छूट भी गया, तो फिर मंगलसूत्र और सब चीज लेकर के गए, उसमें भी कुछ कंटेंट दिखाई नहीं दे रहा है कि कहीं उसका कोई असर हो रहा। और दूसरी तरफ राहुल गांधी एक दिखाई दे रहा है कि एक आदमी जो कि एक तो पब्लिक से मिलना चाहता है, दूसरा जो जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने कहा था, आपको याद होगा संसद में, कि मैं मतलब पूरे विपक्ष की आवाज हूं, विपक्ष का मतलब पूरा देश की आवाज के हिसाब से उन्होंने कहा था। अब वो सब जगह दिख रहा है, हाथरस में हादसा हो तो भी जा रहे हैं, मणिपुर का मामला हो तो भी जा रहे हैं, और सब जगह वो सही कहा लोगों ने कि उनको लोग देख रहे हैं कि एक जहां की जिसके जरिए इंडियन एस्टेब्लिशमेंट जो कहते सत्ता प्रतिष्ठान, वहां तक अपनी बात या दुनिया को अपनी बात रखने का, चाहे एक छोटा कोई आदमी हो, चाहे कोई एक दूर दराज मणिपुर में कोई विक्टिम हो, चाहे हाथरस का कोई ये हो, उसको वो उस नजर से देख रहा है कि इसी शख्स के पास वो है। दूसरा है कि एक चीज है कि ऑथेंटिसिटी है, वो लूज कर गए उनको, मतलब ये 1 महीने में और लगातार गिरा है। ये जो घटनाएं हुई लगातार, उसमें कोई किसी को लग नहीं रहा है कि आप इनसे अपनी बात कह सकते हैं। और जो कम्युनिकेशन लेवल है वो भी काफी दिख रहा है कि चेंज हो गया, वो सिर्फ मीडिया के हिसाब से नहीं, लोगों बाकी के चारों तरीके से। तो ये जो राहुल गांधी का जो 1 महीने के अंदर का, मुझको लग रहा है राहुल गांधी वर्सेस अगर मोदी देखेंगे, तो जो कंटेंट और जो फॉर्म है, दोनों का अंतर एस्टेब्लिश कर दिया है। और आपको लगातार दिखेगा, जो बजट सेशन में भी आप देखेंगे और आगे दिखता जाएगा। मुझको लग रहा है कि बहुत नीचे जाता हुआ ग्राफ है। अभी वो अगर आंकड़े को छोड़ दें अगर 240 का, तो वो बहुत लो लेवल का सपोर्ट अभी उनको पब्लिक सपोर्ट हासिल है, ऐसा मुझको लग रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि अपनी टीम से, राहुल गांधी आज रायबरेली में थे, कुछ विजुअल्स दिखा रहे थे, उन विजुअल्स को ले आइए। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ राहुल गांधी शहीद स्मारक ये बना है वहाँ पे, और उसका उद्घाटन कर रहे थे। ये शहीद स्मारक का विजुअल है, और उनके बगल में राहुल गांधी की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, उनके पीछे उनके बगल में अमेठी के सांसद दिखाई दे रहे हैं। और कभी राहुल गांधी के लिए और राजीव गांधी के लिए और सोनिया गांधी के लिए पूरा मैनेजमेंट उनका देखने का काम करते थे, और अब वो भी सांसद हैं। ये सब कुछ अभी, और सबसे बड़ी चीज़ कि अब स्मृति ईरानी का जिक्र नहीं आता है, लेकिन स्मृति ईरानी पिछले 2 चुनावों में, और ख़ासकर पिछली बार जब वो जीत कर आई थी अमेठी से दिल्ली जब आई थी जीत कर, उसके बाद से क्या कुछ चल रहा था और किस अंदाज में वो सदन के अंदर भाषण देती थी, बातें करती थी, राहुल गांधी पर सीधा वार करती थी, ये सब कुछ इस देश की जनता ने देखा है। राहुल गांधी सुबह सुबह पहुँचते हैं पहले रायबरेली, और वहाँ बसरावा के एक मंदिर में
हनुमान मंदिर में पूजा करते हैं और उसके बाद ये बाहर निकलते हैं और अलग अलग जगहों पे अलग अलग इनके जो इंगेजमेंट हैं उसमें वो भाग लेते हुए दिखाई देते हैं। और इसके अलावा राहुल गांधी आज एम्स में भी थे। रायबरेली में एम्स जो बनाया गया है वहाँ भी डॉक्टरों के साथ उन्होंने संवाद किया, वहाँ के मैनेजमेंट के साथ उन्होंने, ये एम्स है रायबरेली का, और वहाँ जाकर वहाँ के मरीजों से भी उन्होंने मुलाकात की। ये अच्छी बात है कि रायबरेली में एम्स जैसा हॉस्पिटल है और ये इसकी ज़रूरत भी है। और हर ऐसे टाउनशिप में, मैं तो डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, टाउनशिप की बात कर रहा हूँ, छोटे छोटे मोहल्लों की बात कर रहा हूँ, वहाँ कम से कम एक हॉस्पिटल तो होना ही चाहिए। और ये अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर एम्स है, तो चाहे वो एम्स हो, चाहे वो शहीद स्मारक हो, चाहे वो मंदिर जाना हो या लोगों से मिलना हो, किसानों से मिलना हो, ये करते हुए राहुल गांधी दिखाई देते हैं। इसलिए ये तस्वीर यहाँ बहुत लॉजिकल हो जाती है आज की तारीख में। इसकी ज़रूरत, इन तस्वीरों को देखने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि एक राहुल गांधी हैं जो प्रतिपक्ष में हैं, विपक्ष के नेता हैं, और एक नरेंद्र मोदी हैं जो प्राइम मिनिस्टर हैं। दोनों की तुलना करना यहाँ ज़रूरी है। हेमंत जी, ज़रा फिर से आना चाहूँगा आपके पास, आपकी आवाज़ उस समय बंद हो गई थी, रुक गई थी, प्लीज़ अपनी बात पूरी कीजिए और फिर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी के पास आता हूँ। इन्हीं तमाम चीज़ों को, तमाम मुद्दों को आगे बढ़ाते हुए और यहाँ से तस्वीर ज़रा देखने की कोशिश करते हैं पिछला 1 महीना और आगे के 5 साल, और क्या 5 साल तक यही सारी बातें होती रहेंगी या बातें कुछ और भी होंगी, ये भी समझेंगे। हेमंत कुमार जी। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही, बिल्कुल। तो राहुल गांधी को लेकर के जो पूरा विमर्श था बीजेपी का, वो तो ये था कि राहुल गांधी को मिटा देना है। तो राहुल गांधी को मिटा देने की तमाम कोशिशें हुई, उनकी संसद व्यवस्था से लेकर के और उनको पप्पू साबित करने तक। लेकिन दिक्कत यह है कि राहुल गांधी उस फिनिक्स पक्षी की तरह राख से उठ करके फिर तन करके खड़े हो गए हैं और वो देश में घूम रहे हैं। बीजेपी के सामने और नरेंद्र मोदी जी के सामने मुझे लगता है कि अगर कोई साइकोलॉजिकल ये मनोवैज्ञानिक उनका विश्लेषण हो, तो राहुल गांधी का एक डर उनके भीतर में और उनकी पार्टी के भीतर में समाता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। और यही वजह है कि संसद में जिस तरह प्रधानमंत्री जी उनको बाल बुद्धि कहते हैं, ये इतना हास्यास्पद बयान था कि दुनिया का कोई भी जो प्रधान सेवक कहा जाए उसको, वो इस तरह की बात नहीं कर सकता। ये एक तरह से प्रधानमंत्री जी का ये बचकाना बयान था। तो आप एक व्यक्ति को, जो नेता प्रतिपक्ष है, उसको लेकर के जिस तरह से का बयान देते हैं, तो आखिर आज अगर कोई आपका नेता अगर यह कहता हो कि राहुल गांधी को संसद के भीतर में बंद करके चाटा मारना चाहिए, तो क्या है ये विचार कहां से आता है, यह साहस कहां से आता है? अगर कोई मीडिया हाउस अगर है, वो कहता है कि राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं, सब लोगों को पता है। नाम अगर लेने की जरूरत तो मैं नाम भी ले सकता हूं कि कौन मीडिया हाउस है जिसने ये चलाया पूरा कार्यक्रम कि राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं मणिपुर में जाकर के। क्या ये मणिपुर में जाना उनका ड्रामा है? आज मैंने देखा कि एक हम लोगों के साथ काम कर चुके अखबार में, देश के बड़े हिंदी अखबार में काम कर चुके एक सज्जन ये शेयर कर रहे थे व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर, कि मंदिरों में, दक्षिण के मंदिरों में वहां राहुल गांधी के फोटो युक्त पायदान लगाए गए हैं, उस पर लोग पांव साफ करके मंदिर में जा रहे हैं। उनको अब ये बताइए कि वो कोई बिल्कुल टुटिया व्यक्ति नहीं है, एक बड़े हिंदी अखबार में वो व्यक्ति आज भी नौकरी कर रहा है। और इस तरह की इसका साहस कहां से आता है कि आप एक नेता प्रतिपक्ष के प्रति इतनी घृणा और इतनी नफरत जो लेकर के आते हैं? तो मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इसके पीछे मकसद क्या है। मकसद वही है कि आप जो चाहते थे कि इनको मिटा देना, इनको सीन से गायब कर देना, लेकिन ये हो नहीं पा रहा है। राहुल गांधी लगातार सक्रिय है और मैंने कहा कि राहुल गांधी ने अपने लिए जो रोड मैप तैयार किया है, वो रोड मैप ही कांग्रेस को रिवाइव करने के लिए ही नहीं, बल्कि ये इसमें सिर्फ राजनीति नहीं है, बल्कि इस देश के लोगों ने जो भरोसा खोया है पूरे सत्ता प्रतिष्ठान में, और लोगों के भीतर जो डर पैदा किया गया है कि आपको असहमति की आवाजों को दबा देना है। आप असहमत हैं तो अपने घर में बैठिए, आपको कुछ नहीं करना है। आप आज की तारीख में देखिए कि जो जून महीने में जो महंगाई के जो आंकड़े आए हैं वो किस तरह से है, बेरोजगारी के जो आंकड़े, जो निवेश जो सबसे ज्यादा घटा हुआ है,
अब बताइए कि इन सवालों को एड्रेस करने के बदले में आप सिर्फ एक नफरत की बात करेंगे और राहुल गांधी को टारगेट किया जाएगा। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा ये माना जा रहा था नतीजे आने के बाद कि मीडिया के एक हिस्से में वो निष्पक्षता आएगी और निष्पक्षता आ रही है। मुझे लगता है कि वो क्षणिक था। अब उन लोगों ने फिर से एक तरह से सरकार के इसमें बख्तरबंद उसमें वो तैयार होकर के और सरकार के पक्ष में वो फायरिंग करने के लिए आगे निकल पड़े हैं। तो उनकी पूरी कवायद जो है वो राहुल गांधी को सीन से गायब करने और मिटाने की कोशिश है, लेकिन ये संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि जो सवाल है उन सवालों का जवाब आप अगर राहुल गांधी वो चीज कर रहे हैं, राहुल गांधी ने मणिपुर में जाकर तो आपके ऊपर कोई राजनीतिक बैन नहीं दिया, एक विनम्र आग्रह उन्होंने किया कि आप प्रधानमंत्री हैं, आपको आना चाहिए यहां पर, आप क्यों नहीं जाते हैं वहां पर। आप ये जो हाथरस की जो घटना है उस घटना में वहां बाबा का नाम वो एसआईटी की जो रिपोर्ट आई है उसमें नहीं है। पहले ही कहा जा रहा था कि उसमें उनका गायब हो गया, वो क्योंकि एफआईआर में नाम उनका नहीं है। अभी मैं समझता हूं राजीव जी कि आज की तारीख में इलेक्टोरल बॉन्ड के बाद सुप्रीम कोर्ट का निर्णय मुझे लगता है कि छात्रों के पक्ष में आएगा और जो नीट वाला जो मामला है ये भी सरकार के लिए सबसे बड़ा एक तमाचा होगा सरकार के चेहरे पर, क्योंकि जो इन लोगों ने जो वहां सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दायर किया था उसमें था कि पेपर लीक तो हुआ ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा पेपर लीक तो हुआ ही है। अब आप बताइए कि ये जो सवाल सामने आएगा इसको लेकर के आपने राहुल गांधी को बोलने तक नहीं दिया, आपने चर्चा तक नहीं होने दी, दोनों सदनों में यही हाल था। तो आप चाहते हैं कि जुबान बंद कर देना, तो राहुल गांधी इस बार मुझे लगता है कि रुकने वाले नहीं है। आप लाख कोशिशें कर ले, राहुल गांधी का एक तरह से जो भय सता रहा है बीजेपी को और नरेंद्र मोदी जी को, उससे उनको बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं निकलेंगे तो सही कहा अनिल सिन्हा साहब ने कि ये बीजेपी का ही नुकसान करेंगे, देश की जनता का तो नुकसान कर ही रहे हैं, ये अपनी पार्टी का भी नुकसान करेंगे, बहुत भारी नुकसान करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम विश्लेषण दोस्तों कर रहे हैं राहुल बनाम नरेंद्र मोदी, इसलिए क्योंकि 1 महीने का वक्त गुजर चुका है और ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि क्या आज की तारीख में बीजेपी बहुत सुखद महसूस करती है जब नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी आ जाते हैं, या अब बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन चुके हैं राहुल गांधी, ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी जब आज निकल रहे थे रायबरेली से फिर दिल्ली के लिए, तो रास्ते में लखनऊ के रास्ते में उनको कुछ किसानों के साथ उनकी मुलाकात हो गई। जरा क्या बातचीत चल रही है जरा सुन लेते हैं और चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सीधे आऊंगा डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास, और यही समझने के लिए इसी सवाल के साथ कि क्या आज की तारीख में बीजेपी के लिए राहुल गांधी परेशानी का सबब बन गए हैं। लेकिन पहले सुनते हैं क्या कन्वर्सेशन चल रहा है राहुल गांधी और किसानों के बीच, सुनिए जरा। जबरदस्ती 3 लोग शिफ्ट करा रहे हैं, जबरदस्ती चल रही है न्याय यात्रा, और कोई हमारे लोग न्याय यात्रा अरे सब भाई आईडी हटा लीजिए यार, सामने से खाली सामने से। चकबंदी के विषय को लेकर लखनऊ जा रहा था, तभी ये राहुल गांधी का काफिला निकला। किसानों को देखकर वो रुके, किसानों से हालचाल पूछे। आपने क्या बात करी उनसे? नहीं, हमसे कह रहे थे क्या विषय। हमने कहा एक गांव है जहां जबरदस्ती चकबंदी हो रही है, वहां चकबंदी अगर नहीं रोकी गई तो पूरे प्रदेश में 22 तारीख को गन्ना संस्थान लखनऊ में शेरपुर लवल। तो गलत चकबंदी हो रही है क्या? गलत चकबंदी ने जबरदस्ती हो रही है। अपना नाम परिचय दे दीजिए। हरिनाम सिंह वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान राजनीतिक। चकबंदी के विषय को लेकर लखनऊ जा रहा था, तभी ये राहुल गांधी का काफिला निकला। किसानों को देखकर वो रुके, किसानों से हालचाल पूछे। आपने क्या बात करी उनसे? नहीं, हमसे कह रहे थे क्या विषय। हमने कहा एक गांव है जहां जबरदस्ती चकबंदी हो रही है, वहां चकबंदी अगर नहीं रोकी गई तो पूरे प्रदेश
तो किसानों का हालचाल यहाँ जानते हुए राहुल गांधी और उसके बाद क्या कुछ बातचीत हुई है ये आप तक हम पहुँचा रहे थे। और अब सीधा डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आप राहुल बनाम नरेंद्र मोदी, क्या परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं राहुल गांधी बीजेपी के सामने? राजीव जी देखिए, राहुल गांधी तो लंबे समय से, खासकर पिछले 2-2.5 सालों से वो परेशानी का सबब बने हुए हैं। अब स्थिति ये है, चूंकि पहले उनके पास एक अच्छा खासा बहुमत था, उनके पास बहुत अच्छी ट्रोल आर्मी थी जो अच्छी खासी सक्रिय थी। उसके अलावा उनके पास मीडिया जो था, इसमें कुछ ताकतें तो अभी भी उनके पास, मोदी के पास सही हैं। लेकिन अब वो जो परेशानी वाला जो मामला है, उसका स्तर बढ़ के जो है हम कह सकते हैं कि अब मोदी जो है वो विचलित हो चुके हैं। उसका कारण ये है, देखिए लोकसभा में उनका जो व्यवहार बदला, वो व्यवहार पहले हमने 10 वर्षों में कभी नहीं देखा था। वो लंबे समय कभी नहीं बैठते थे लोकसभा के अंदर, लगातार वो बैठे रहे। खासकर जब भी कोई भी आक्रामक सांसद जो होता था, भाषण देता था, वो बैठते थे और उठ के पहली बार हमने देखा कि वो 2-3 बार उठे और उन्होंने अपनी बात भी कही। हमने पिछले 10 वर्षों में उनका यह स्वरूप या इस तरह का व्यवहार जो है सदन के अंदर कभी भी नहीं देखा था, क्योंकि वो मान के चलते थे कि मैं अकेला हूं, वो सब पर भारी हूं। लेकिन उन्हें पहली बार ये पता चल गया कि अब मैं वैसा भारी नहीं, भरकम नहीं रह गया हूं, मेरी ताकत कम हो गई है, मैं खुद जो है बैसाखियों पर चल रहा हूं। ये बात हुई है। अब दूसरा ये हो रहा है कि लगातार जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा, मैं इसे न्याय यात्रा का ही नया संस्करण कहूंगा, ये लगातार उसी विमर्श को आगे बढ़ा रहे हैं जो उन्होंने पिछली 2 यात्राओं में, भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान उन्होंने किया था। वो समाज के हर वर्ग को छू रहे हैं, उस वर्ग को छू रहे हैं जहां पर कोई भी समस्या हो। किसानों का अगर आंदोलन हो रहा है तो जैसा कि इन्होंने बताया, जो भी प्रवक्ता थे किसान यूनियन के, उन्होंने बताया कि हमारे काफिले को देख के राहुल गांधी रुके और उन्होंने पूछा कि हम क्या बात है। फिर इन्होंने चकबंदी के बारे में, उस गांव के बारे में बताया वगैरह वगैरह। तो राहुल गांधी उस हर वर्ग को छूने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ी सक्रियता से। जैसे रायबरेली में गए तो कैप्टन अंशुमन सिंह जो है वो भी शहीद हुए हैं, उसके माता पिता से मिले और उन्होंने फिर से इस बात को दोहराया कि हमारी सरकार आएगी तो हम इस अग्निवीर योजना को हम बंद कर देंगे। राजीव जी, अब इसके बाद हम देखें कि मोदी जी जो रूस में जो कर रहे हैं, अगर आप इसका वर्णन देखें पूरे के पूरी उनकी रूस यात्रा का, तो उन्होंने इस प्रकार से वहां पर बात की कि यहाँ भारत की जो राजनीति है उसका, उन्होंने वहां जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने की कोशिश वो है सीमा पार में कर रहे हैं, वो रूस में कर रहे हैं। उन्होंने एक बताया कि सिर पर लाल टोपी रूसी, और उससे पता नहीं कई तरह की वहां पे उन्होंने बातें की। वहां पे जो भारतीयों के सामने वो मिले तो वो उड़ीसा का गमछा पहन के वो वहां पर गए हैं। उन्होंने जय जगन्नाथ का वहां भी नारा लगाया और उन्होंने बताया कि उड़ीसा में तो चमत्कार हो गया। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ की भारत की राजनीति को लेकर वहां पर वो जो बता रहे हैं उसका क्या उन्हें फायदा मिलेगा। जो फायदा नुकसान होना था वो हो चुका है। उड़ीसा में ठीक है, उनकी सरकार भी बन गई, सब कुछ हो गया। अब इस प्रकार से वो जो नुकसान जो उन्हें भारत के अंदर हो रहा है, उनकी छवि जो गिरी है, उनकी ताकत जो कम हुई है, उसकी भरपाई वो विदेश यात्रा में, खासकर रूस में जाके वो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि उनको एक सहारा चाहिए, एक जमीन चाहिए जहां से वो बता सकें कि देखिए मैं कितना बड़ा विश्व नेता हूं। अब जो है भारत के अंदर छवि का गिरना जो है वो, अगर वही है उनका पुराना तरीका है, लेकिन पहले की बात दूसरी थी। कि पहले बात ये थी कि भारत के अंदर भी उनके पास बहुत बड़ा कार्यकर्ताओं का दल था, बहुत बड़ी पार्टी थी, अच्छा खासा बहुमत था। अब वो बहुमत तो है नहीं, तो उसको कहां पर भरपाई करें। इसके लिए हमें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मोदी साहब जो है अपनी छवि को चमकाने के लिए अधिक विदेशी दौरे कर सकते हैं। मतलब एक बड़े खर्चे के लिए हमें तैयार रहना होगा, पता नहीं अब और कहां जाएंगे। उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि पिछले 10 वर्षों में मेरी और पुतिन की जो है 17 बार मुलाकात हुई है। अब इतनी ही लगभग मुलाकात वो चीन के राष्ट्रपति से भी कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने इनके माध्यम से ये भी बुलवाया, अपने पुतिन साहब के माध्यम से, कि चीनी राष्ट्रपति से ज्यादा सम्मान रूस के अंदर जो है वो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी का है। बहुत सारी चीजें उन्होंने पुतिन के माध्यम से बुलवाई हैं। मुझे लगता है कि जो कुछ तारीफ हुई है, इसका एक और परिणाम हमें यह देखने को मिलेगा कि भारत अच्छा खासा जो है हथियार जो है रूस से खरीद सकता है। फिर उन्होंने वहां पे शांति की बात की। भारत के अंदर तो वो उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, वो सारे के सारे एक अशांत समाज बना रहे हैं। वो लगातार टकराव का रास्ता अपना रहे हैं अपनों के ही बीच।
और वहां जाकर वो जो है वो सारी बातें कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि युद्ध जो है वो किसी समस्या का समाधान नहीं है। इस तरीके की बहुत सारी जो उन्होंने पुतिन साहब को बताया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि युद्ध में जो बच्चे मारे जा रहे हैं वो बड़ा उन्हें द्रवित करता है, उन्हें दुखी करता है। लेकिन ये यूक्रेन के ऊपर जो ताजा हमला हुआ है राजीव जी, वो एक अस्पताल पर ही हुआ है, बच्चों के अस्पताल पर ही हुआ है। जैसा कि कुछ समय पहले इजरायली हमले में गजा का एक अस्पताल जो है वो ध्वस्त हो गया था, 7-8 बच्चे मारे गए हैं उसमें। लेकिन इस बारे में उन्होंने स्पेसिफिक बात नहीं की कि भाई पहले आप इस युद्ध को रोकिए। और पुतिन साहब भी कह रहे हैं कि किस प्रकार से शांति का बहाल करने में किस प्रकार से मोदी साहब बड़ी भूमिका निभा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो अब ऐसा लगता है मुझे कि अपनी छवि को चमकाने के लिए उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म ढूंढा है और वो है विदेश यात्रा। लेकिन हमें यह पता है कि इन विदेश यात्राओं का वैसा बहुत महत्व इसलिए नहीं होता क्योंकि इस पर लौटने के बाद चर्चा ही नहीं होती। न तो देखिए वो राष्ट्रपति के पास जाके बताएंगे जैसे कि प्रथा रही है और संवैधानिक उनकी जिम्मेदारी भी रही है। लेकिन विदेश यात्राओं से लौटने के बाद मोदी कभी भी जो है वो राष्ट्रपति को जाकर नहीं बताते, संसद के अंदर वो बताते नहीं कि मैं विदेश यात्रा गया तो उसका क्या क्या प्रतिफल हुआ, किन उद्देश्यों को लेकर मैं गया। वहां भी जाके वो भारतीयों के सामने उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने अपनी राजनीतिक जीत बताई वगैरह वगैरह। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने बहुत बड़ी बढ़त बना ली है। मैं फिर से कहूंगा कि पहले तो राहुल गांधी से परेशान थे, अब वो विचलित है। देखना यह होगा कि लौटने के बाद अब जो अगस्त में जो अगला सत्र होता है वहां पर क्या होने जा रहा है। मोदी से राहुल गांधी 1 महीने में काफी आगे निकल गए हैं। लेकिन असली बात यह है कि राहुल गांधी इस बात की चिंता नहीं कर रहे हैं कि मैं किसी के साथ रेस में हूं, वो अपना काम कर रहे हैं जो उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। और अब वो जो विपक्ष के नेता बन गए हैं उन्हें एक अतिरिक्त ताकत मिल गई है और मोदी अतिरिक्त रूप से कमजोर हो गए हैं क्योंकि उनके पास अपना खुद का समर्थन भी नहीं है। राजीव जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चाहे रूस में पुतिन और मोदी की मुलाकात हो और इस मुलाकात पर जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उनका बयान, और बहुत ही ये जो बयान है वो दुखद उनके लिए है क्योंकि उन्होंने एक्स पे लिखा है कि, और जो लिखा है पहले हमारे साथी प्रशांत टंडन जी पहले बता चुके हैं लेकिन फिर भी आपके सामने रख रहा हूं और लिख रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा निराशा हुई। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को एक ऐसे दिन पर मॉस्को में दुनिया के सबसे खूनी अपराधी को गले लगाते देखना शांति प्रयासों के लिए बहुत बड़ा झटका है, ये कह रहे हैं जेलेंस्की। और इसलिए ऐसा क्योंकि कल सोमवार को अभी तक का सबसे बड़ा हमला रूस ने यूक्रेन पे किया और अभी आप बता ही रहे थे कि एक अस्पताल पे भी हमला है, कई बच्चों की भी जान चली गई और एक साथ 20 शहरों पर हमला था। और अभी तक जो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है पिछले 1.5-2 साल से, उसमें अभी तक का सबसे बड़ा हमला ये माना जा रहा है। उस लिहाज से भी जिस दिन नरेंद्र मोदी लैंड करते हैं मॉस्को, उसी दिन ये हमला क्या कोई सोची समझी रणनीति के तहत था या कुछ और था, ये तो नरेंद्र मोदी को अपने खुफिया एजेंटों के जरिए पता करवाना चाहिए। लेकिन जो डीलिंग, जो बातें, जो और दोनों देशों के बीच आज का नहीं पुराना रिश्ता है, रिश्ते के साथ साथ दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान भी है, फिल्मों का आदान प्रदान भी है। राज कपूर से लेकर आज की जो फिल्में हैं, टेलीविजन शोज हैं, सीरियल्स हैं, सीरीज हैं, ये सब कुछ सबका आदान प्रदान होता है। और भारत में काफ़ी, रूस में भारतीय इन चीज़ों को, खासकर सिनेमा उद्योग को काफ़ी पसंद भी किया जाता है। और इसके अलावा भारत के साथ रूस और इंडिया की जब बात होती है तो इंडिया आज की तारीख में तेल खरीद रहा है, पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहा है और वो भी रुपए में, रुपए रूबल ट्रेड के तहत खरीद रहा है, तो इंडिया को फायदा हो रहा है। तो ये तो इंडिया और रूस की बात है। लेकिन इसके साथ साथ भारत की जो राजनीति है वो कैसे प्रभावित होती है? वो ऐसे प्रभावित हो रही है कि यहां से लेकर अमेरिका तक सब आंखें तरेर कर देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं। और यहां से नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं एक दूसरी रेखा खींचने की कोशिश में, और कई सारी रेखाएं जो वो मिला करके जोड़कर आगे बढ़ाए हुए थे उसको मिटाते हुए भी नजर आते हैं। चलिए वहां न जाएं, अब थोड़ा सा राहुल गांधी की तरफ आते हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आना चाहता हूं। अमलेंदु जी, राहुल गांधी एक दूसरी लाइन खींच रहे हैं, उस लाइन में बार बार नरेंद्र मोदी को खींच कर ला रहे हैं कि आप जा कहां रहे हैं, आप
यूक्रेन की बात, रूस की बात, फिलिस्तीन की बात बाद में कीजिए, लेकिन पहले आप मणिपुर की बात कीजिए, पहले आप गुजरात की बात कीजिए, पहले आप कठुआ की बात कीजिए, पहले आप हाथरस की बात कीजिए। ये सारी बातें राहुल गांधी यहां उनको खींच के लाके कह रहे हैं। पहले आप अग्निवीरों की बात कीजिए, पहले आप यहां के किसानों की बात कीजिए, पहले आप कैप्टन अंशुमन के घर वालों की और उनकी बात कीजिए। ये बात राहुल गांधी बार बार खींच के ला रहे हैं और यहां से एक महीने में राहुल गांधी बहुत आगे निकलते हुए नजर आते हैं। आपकी टिप्पणी अमलेंदु जी। राजीव जी, कोई 20-25 साल पहले शायद जहीर कुरैशी का एक शेर था, वो पढ़ा था, उसकी ठीक से याद नहीं है, लेकिन उसका कुल मकसद ये था कि देखना है गृह युद्ध तो दूसरे के घर में दिखाने की जगह अपने घर में देखना। तो यही राहुल गांधी खींच खींच के मोदी जी को लेकर के आते हैं कि महाराज दुनिया में जाकर के युद्ध बाद में रुकवा लेना, रूस और यूक्रेन का युद्ध बाद में रुकवा लेना, पहले अपने घर में जो हुआ उसको ठीक ठाक कर लो। जिम्मेदारी आपकी रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने की नहीं है। इस देश की जनता ने आपको रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने के लिए नहीं चुना था। इस देश की जनता ने आपको चुना था कि देश के अंदर अमन और शांति हो, और चूंकि आपने कहा था कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो वास्तव में आप ये साबित कीजिए कि देश सुरक्षित हाथों में है। अभी तक जो नरेंद्र मोदी ने साबित किया है वो साबित ये किया है कि देश बहुत ही ज्यादा असुरक्षित हाथों में है। और राजीव जी, ये लगातार साबित हो रहा है। जिस तरीके से मणिपुर की घटना है, 16 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, 3 जुलाई को हो जाएंगे, 3 मई को वहां पहली घटना हुई थी। तो अब तक जो जिस तरीके की कार्यप्रणाली रही है नरेंद्र मोदी की, खासतौर से मणिपुर को लेकर के, तो राहुल गांधी ने अपनी तीसरी यात्रा करके मणिपुर की, राहुल गांधी को फिर से एक बार आईना दिखाने की कोशिश की है कि मान्यवर, आपको जो जिम्मेदारी मिली है, जो संवैधानिक जिम्मेदारी भी है आपकी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी है प्रधानमंत्री होने के नाते, आप उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं और जिसका आपको निर्वहन करना चाहिए। तो राहुल गांधी बाबा नरेंद्र मोदी को खींच करके उस पिच पे लेकर के आते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी की एक संवैधानिक जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी अभी तक मुझे नहीं लगता है कि किसी भी संवैधानिक जिम्मेदारी का कायदे से निर्वहन किया हो, ठीक ठाक ढंग से निर्वहन किया हो। तो नरेंद्र मोदी इस जिम्मेदारी का भी निर्वहन नहीं कर रहे हैं। मणिपुर का मां उनका निकलता है जब राज्यसभा में जाकर के, वहां भी तब निकलता है जब विपक्ष वहां से वॉकआउट कर जाता है। फिर वो बताते हैं कि वहां नॉर्मलसी हो रही है, मतलब वहां सामान्य जनजीवन हो रहा है। लेकिन जो वहां की विजुअल्स आ रहे हैं, राहुल गांधी जहां जाते हैं, वहां के कैंप्स में जाकर के लोगों से मिलते हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि वहां स्थिति खराब है। और खुद मणिपुर के जो विधायक हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, वो जब दिल्ली आते हैं और एनबीएन सिंह की शिकायतें लेकर के आते हैं, तो भी राजीव जी ये जाहिर होता है कि मणिपुर अशांत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई भी चिंता मणिपुर को लेकर के नहीं है। यानी देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी क्या है और आप उस जिम्मेदारी से किस तरीके से मुंह मोड़ रहे हैं, राहुल गांधी बाबा नरेंद्र मोदी को ये याद दिलाना चाहती है, उनकी जिम्मेदारी याद दिला रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी है कि हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। अब बाहर रूस में जाकर के वो बता रहे थे, गाना गाते हुए, उनका राज कपूर का है शायद, वो कि सिर पे लाल टोपी, रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो राजीव जी रहे हैं मॉस्को में और पूरे रूस में, आपने बहुत भ्रमण किया है लंबे समय तक, तो आप जानते हैं कि रूस के लोग किस उस समय से किस तरीके से राज कपूर के और गोविंदा के और मिथुन के दीवाने हुआ करते थे। जिसको डांसर और मेरा नाम जोकर के उनके बहुत सारे गाने थे, उन सबके जो थे दीवाने हुआ करते थे पूरे यूएसएसआर में। सिर्फ रूस की बात नहीं की जाए, यूक्रेन में भी, और खासतौर से जो एशिया का पार्ट है, यहाँ भी आज भी आप उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान चले आइए तो वहां अभी भी आपको लोग जो है राज कपूर के गाने गाते हुए मिल जाएंगे। हिंदी भले ही ना जानते हो, लेकिन वो राज कपूर को और शाहरुख खान को जानते हैं। तो नरेंद्र मोदी जिस तरीके की बातें करते हैं, तो ये मन की बातें करने के लिए नहीं है। आप जब गए हैं, विदेश में गए हैं, तो आपको ये बताना होगा कि आपके इस विदेशी दौरे से भारत को क्या फायदा हुआ। आपने कहा कि हमने कच्चे सस्ते में तेल आयात किया, रूस से हमने सस्ते में तेल लिया, भारत को इसका फायदा मिला। अरे इसका फायदा अंबानी को मिला है, भारत को कहाँ फायदा मिला है? भारत को अगर फायदा मिला होता तो पेट्रोल 30 रुपए लीटर मिल रहा होता, वो तो नहीं मिल रहा 30 रुपए लीटर। अब अंबानी साहब वो सस्ता तेल लेकर के कहाँ बेच रहे हैं, तो इसकी जांच की जाए, तो ये बहुत सारी जांच हो जाएंगी राजीव जी। तो कुल मिलाकर के मसला ये है कि आपकी विदेश यात्राओं से अंबानी को फायदा हो सकता है, अडानी को फायदा हो सकता है, आपको खुद को फायदा व्यक्तिगत तौर पर हो सकता है, लेकिन देश को क्या फायदा हुआ आपकी इन यात्राओं से? आपको देश के अंदर होना चाहिए था, आपने देश के अंदर जो जिम्मेदारियां थी उसको भी पूरा नहीं किया, और आप विदेश में जा रहे हैं तो वहां भी आप राष्ट्र की जिम्मेदारी जो है उसको पूरा नहीं कर रहे। जबकि राहुल गांधी जो है वो नेता विपक्ष के तौर पर जा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, और सरकार की जो जिम्मेदारी है
उसके लिए मोदी जी को याद दिला रहे हैं कि महाराज ये सिर्फ नेता विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं है, ये सरकार की भी जिम्मेदारी है लोगों के दुख दर्द को बांटना। नेता विपक्ष इतना ही कर सकता है कि लोगों की समस्याएं सुने और सरकार को बताए। सरकार को नेता विपक्ष ने समस्याएं बता दी हैं, सरकार उस पर कोई एक्शन लेती है कि नहीं लेती है, उस पर काम करती नहीं करती है, अभी सरकार के ऊपर निर्भर करता है। खैर मोदी जी मन की बातें करते हैं, राजीव जी उनकी मन की बात मनमोजी बातों का क्या कहा जा सकता है। जी बिल्कुल। प्रशांत टंडन जी, क्या कुछ आप देखते हैं? अब यहाँ से आगे की तस्वीर की बात हम कई बार कर चुके हैं, लेकिन आज इसलिए भी क्योंकि 1 महीने का वक्त हो चुका है और ऐसे में अब नरेंद्र मोदी की ये 3 देशों की यात्रा हो जाएगी, ऑस्ट्रिया पहुँच जाएंगे, 3 देशों की यात्रा महीने भर में कर लिए। देश की स्थिति क्या वैसे ही सैटेलाइट के जरिए चलती रहेगी? देश में देश के जो हालात हैं वो सैटेलाइट से हम दूर से तो देख ही लेंगे, ऊपर तो उड़ते हैं नरेंद्र मोदी, कहीं भी रहे देख लेंगे, ऐसा हम माने? नहीं, वो राजीव जी, ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से सरकार अब नहीं चल पाएगी। जैसे मैंने पहले कहा कि अब विपक्ष है यहाँ पे। एक बड़ी जो तब्दीली आई है वो ये कि राहुल गांधी केवल और केवल विपक्ष का रोल इसलिए केवल इतना नहीं निभा रहे हैं कि सरकार की आलोचना करें। विपक्ष का काम तो ये होता है कि सरकार की आलोचना करे, सरकार की जवाबदेही तय करे। वो लोगों के बीच भी जा रहे हैं और ये परेशानी का कारण बनेगा, क्योंकि वो जवाबदेही जनता के थ्रू तय करवा रहे हैं। और थोड़ा मैं अपने मित्रों से थोड़ा सा डिफर ये करूंगा, हालांकि वो भी मानते होंगे कि बीजेपी ने अभी खतरा नहीं देखा राहुल गांधी का। बीजेपी शुरू से खतरा मानती रही है, इसीलिए वो कॉर्पोरेट के साथ मिलकर प्रोजेक्ट चला है। उस प्रोजेक्ट का खामियाजा केवल इतना हुआ कि वो डिले हो गया। 10 साल उन्होंने उसको आपने रोक के रखा, वरना मोदी साहब की ये स्थिति जो आज है वो 10 साल पहले भी होती, 5 साल पहले भी होती। ये तो कॉर्पोरेट मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए तैयार किया गया था उनकी इमेज। उससे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से बाहर आए, चुनाव में परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, से बातें हुई। मीडिया अब रेस्क्यू नहीं कर पाएगा मोदी साहब का। देखिए मोदी साहब की सबसे बड़ा एसेट क्या है? सबसे बड़ा एसेट उनके 2 हैं, फुल पेज का विज्ञापन और मीडिया का सपोर्ट। सोशल मीडिया पे भी अब उनके लोग लड़ाई हारते हुए दिखाई देते हैं। तो मीडिया ने 400 पार करवा के जो एग्जिट पोल दिए, उसने मीडिया ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। उसकी क्रेडिबिलिटी तो नीचे थी ही थी, अब वो बिल्कुल एकदम वहां पहुंच गए कि जहां से वो कम बैक नहीं कर सकते। और इन्फ्लुएंस लगातार जो है वो डिजिटल मीडिया का और इंडिपेंडेंट मीडिया का बढ़ रहा है। जनता में राय अब यही बना रहा है। अब लोगों के बीच जाए, लोग यही बातें ही करते हैं। बहुत सारे लोग मिलते हैं जो बात करते हैं कि वो केवल अब यूट्यूब चैनल्स ही देखते हैं या डिजिटल मीडिया ही पढ़ते हैं। तो उसका असर जो है अब ये हो रहा है। जहाँ तक विदेश यात्राओं से विश्व गुरु की इमेज और इन सब का ताल्लुक है राजीव जी, वो भी काम नहीं आएगा। सिर्फ मैंने कहा कि वो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से काम चलेगा नहीं। विदेश यात्राएं क्या होती हैं? विदेश यात्राएं भारत का पक्ष मजबूत करने के लिए होती हैं, चाहे वो मल्टीलेटरल हो चाहे वो बाइलेटरल हो। वो चुनाव जीतने की के लिए नहीं होती है। मोदी साहब की विदेश यात्राओं में और दूसरे प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं में क्या अंतर है? अंतर सिर्फ इतना है कि जब हमारे दूसरे नोट, चाहे नेहरू से लेके पिछले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तक भी, आप देखिएगा कि जब वो प्रधानमंत्री वहां जाते थे तो इम्पोर्टेंट ये है कि वहां का मीडिया, वहां का प्रेस आपके लिए क्या लिख रहा है। वहां का प्रेस तो तब लिखेगा जब वहां के प्रेस से आप बात करेंगे जी। आप इंटरव्यू देंगे, वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तब तो वो वहां पे। दूसरा कि सारे प्रधानमंत्री जो जितने पहले प्रधानमंत्री गए, चाहे वो फ्रांस जा रहे हैं, चाहे वो इटली जा रहे हैं, चाहे वो अमेरिका जा रहे हैं, चाहे वो इंग्लैंड जा रहे हैं, चाहे वो कहीं और भी जा रहे हैं, वो वहाँ के स्थानीय बुद्धिजीवियों से मिलते थे, वहाँ के स्टूडेंट से मिलते थे,
वहां के फिल्म मेकर से मिलते थे। मोदी साहब वहां के लोगों से नहीं मिलते, वहां बसे हुए गुजरातियों से मिलते हैं। तो उससे क्या है कि उनकी जो ब्रांड इमेज है वहां, उससे देश का भला नहीं होता। देश की इमेज तब बड़ी होती है कि जब आप वहां के प्रोफेसरों से मिलते हो, वहां के वैज्ञानिकों से मिलते हो, वो आपकी बात करते हैं कि देखो इंडिया का प्रधानमंत्री है, उसने हमसे ऐसी ऐसी बात की जी। उसका ये इंसाइट है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की क्यों तारीफ होती थी? इसीलिए तारीफ होती थी क्योंकि मनमोहन सिंह के पास वो जो इंटेलेक्चुअल वो था एसेट, वो बहुत बड़ा था। उनसे तमाम लोग सीखते थे। ओबामा कह चुके हैं कि मैं सीखता था उनसे। तो ये जो मोदी साहब की कमजोरी है, या जो भी आप कहें, कि वो विदेश जाके विदेशियों से नहीं मिलते हैं। तो इसलिए उसमें देश का भला तो क्या होगा? जब देश का भला विदेशी दौरों में होता है कि आप कितने संधियां करते हैं, कितने करार पे साइन करते हैं, भारत का इंटरेस्ट कितना प्रोटेक्ट करते हैं। और वो तब होता है राजीव जी, जब वहां का मीडिया अगर आपके पक्ष में लिखता है जी। वहां का मीडिया आपकी बात करता है, तब वहां के नेताओं पे, वहां की सरकारों पे दबाव बनता है। मोदी जी वो दबाव नहीं बना पाते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए कि अब राहुल गांधी को इस तरीके से चेज कर पाना, क्योंकि राहुल गांधी विदेश जाते हैं, आप देखिए वो यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, वहां के लोगों से मिलते हैं। अच्छा, वहां की कल्चर है सवाल पूछना, मोदी जी सवालों से भागते हैं। तो इसलिए अब उनके अभी तक चल गया, क्योंकि उनके पास वो फुल पेज विज्ञापन और बिलबोर्ड्स और ये मीडिया, गोदी मीडिया था, लेकिन अब उसका असर अब नहीं है। और अब विपक्ष को एक और काम क्या करना चाहिए? विपक्ष का एक काम, जो काम विपक्ष कर रहा है, राहुल गांधी कर रहे हैं, जवाबदेही सरकार की तय कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो सरकार को काम करना चाहिए वो खुद कर रहे हैं, सब बातें बहुत अच्छी हैं। एक काम विपक्ष को और करना चाहिए कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, चाहे वो अदालतें हैं, उनको रिक्लेम करने का काम करना चाहिए। उसके लिए अभियान चलाना चाहिए कि ये अब इलेक्शन कमीशन जवाबदेह बने, सीएजी जवाबदेह बने। सीएजी तो अब राहुल गांधी को टेक्निकली रिपोर्ट करता है, तो सीएजी ढंग से अपना काम करे, संवैधानिक संस्थाएं काम करें, अदालतें डरे नहीं फैसला देने में, जमानतें देने में। पॉलिटिकल मामलों में अदालतें डर जाती हैं जमानत देने में। छोटे छोटे मामूली केसेस में आप देखिए जमानतें नहीं हो रही हैं। और अब देखिए एक नया सिलसिला चल गया कि पत्रकारों के ऊपर एफआईआर जो नए कानून आ गए उसके तहत भी हो रही है जी। इन सब चीज में विपक्ष को एक भूमिका अपनानी चाहिए कि जो लोकतांत्रिक अधिकार हैं लोगों के, चाहे वो पत्रकारों के, चाहे वो संवैधानिक अधिकार, उन पे भी अभियान चलाना चाहिए ताकि ये संस्थाएं अब इंडिपेंडेंट काम करें। राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और एक लोकतंत्र में जो दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष होता है, दोनों इस देश के लिए काम करते हुए दिखाई देते हैं। इस काम को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी तो नज़र आते हैं, लेकिन आखिर क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी जो उस कुर्सी पर विराजमान है, देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, वो क्यों नहीं है? और नरेंद्र मोदी की राजनीति क्या है, ज़रा समझना चाहता हूँ। राहुल गांधी की राजनीति तो खूब हम लोग उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की राजनीति किस दिशा में जाते हुए दिखाई देती? प्रोफेसर रविकांत जी, कैसे देखते हैं आप नरेंद्र मोदी की राजनीति को? एक महीने में क्या उनको चिंता नहीं होनी चाहिए कि 240 सीटें मात्र हैं उनके पास, या वो आराम से बैठे हैं कि उनके जो चाणक्य हैं वो खरीद रहे होंगे कुछ सांसदों को? डेफिनेटली मोदी जी को देश की चिंता नहीं है। मोदी जी को सिर्फ अपनी सरकार की चिंता है, पार्टी की चिंता है, और सबसे ज्यादा अपनी ब्रांड की चिंता है। इसके अलावा वो और कुछ नहीं करते। और उसके लिए वो चाहे क्रिकेट टीम से मिले, वो तो क्रिकेट टीम में विराट कोहली ने जो उनके सामने बोला, अब पता नहीं वो है तो नॉन बायोलॉजिकल, उनको इल्म हुआ कि नहीं हुआ।
विराट कोहली ने जो कहा कि जब से वो मेरे भीतर का वो अहंकार निकल गया कि मैं ये कर सकता हूं, उसके बाद मेरा खेल शुरू हुआ। लेकिन मोदी जी को ये इल्म होता नहीं। दूसरा, रूस जाना हो, ऑस्ट्रिया जाना हो, अभी वो और यात्राएं करेंगे और भ्रमण करेंगे। जब वो इंडिया में भी होते हैं तो रोड शो करते हैं, किसी मंदिर में भी जाते हैं तो 8-10 कैमरे लेकर के जाते हैं, और उनके सामने पुजारी भी नहीं होता मंदिर में भी, वो फिर अकेले होते हैं। भले ही किसी मंदिर में इस तरह के नियम ना हो, बावजूद इसके वो करते हैं, और सड़क पर वो किसी से कभी नहीं मिलते। और अब तो मुझे लगता है कि उन्हें इस बात की भी चिंता होने लगी है, जो बनारस में उनके साथ हुआ, उनकी गाड़ी पर किसी ने चप्पल फेंकी थी। वो नरेंद्र मोदी जिनका इतना औरा था कि साहब वो आपने कहा सैटेलाइट से देख लेते हैं, अब वो सैटेलाइट से वो चप्पल नहीं दिख रही थी कि साहब ये कहां से आ रही है। ऑब्वियस है कि अगर कोई नहीं पकड़ा गया है तो कोई भाजपा ही रहा होगा, और तो किसी की हिम्मत होगी नहीं। तो जो भाजपाई है, जो भक्त मंडली है, वो भी अब आज जा चुकी है। जो काशी में किया मोदी जी ने, जो अयोध्या में किया, अब अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी का हारना कोई मामूली बात, उसका जो मैसेज है वो पूरे देश में गया, और इतना बड़ा मैसेज गया कि नरेंद्र मोदी जय श्री राम कहना भूल गए। मतलब ये तो वो है जो एक हार पर भगवान बदल लेते हैं। अब आप अयोध्या के हारे, आप तो राम को ही भूल गए। इसका मतलब लोगों को समझ में आता है कि असल में आपके लिए राम है क्या। राहुल गांधी ने या विपक्ष में मुझे नहीं लगता किसी ने ऐसा कुछ किया हो कि साहब आज जय श्री राम बोल रहे हैं, कल कुछ और बोलने लगेंगे, क्योंकि आपका उड़ीसा में सरकार बन गई और यहां आप हार गए। तो नरेंद्र मोदी के लिए सिर्फ और सिर्फ ब्रांड, वो हाथरस नहीं जा सकते, मणिपुर तो कतई नहीं जा सकते। आज जो उनको अवार्ड मिला, रूस का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, कौन सी उपलब्धि के लिए मिला? ये अगर आप में से कोई बता सके तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं भी थोड़ा समझ लूं। मोदी जी ने कौन सी उपलब्धि हासिल की है ऐसी मानवाधिकारों का? हाँ, अब ये हो सकता है कि जिसके हाथ से आप सम्मान ले रहे हैं वो सच में उसके वहां के लायक तो हैं आप, ये तो मैं मान सकता हूं कि भाई पुतिन जी आपका सम्मान कर रहे हैं, तो उस सम्मान के तो, लेकिन नागरिक सम्मान वहां का तो नागरिक नहीं, उसको पुतिन सम्मान कहा जाना चाहिए, तब तो वो जस्टिफाइड है। तो मोदी जी 1 महीना तो क्या, अगले और महीने आप ऐसे ही गिनते जाइएगा। 60 दूने 120 महीने हो चुके हैं। उन्होंने इस देश से शुरू में 60 महीने ही मांगे थे, 60 साल के बदले दिया क्या उन्होंने कि 60 साल पुरानी सड़कें तो उस तरह से नहीं डूबी, लेकिन ये 10 साल के भीतर बनी, बल्कि 2-3 साल के भीतर। और राम मंदिर वाली तो माने जो रामपथ है वो तो उसको तो 1 साल भी नहीं हुआ अभी, वो सड़कें सब डूब गई। अब वहां, अब हम लोग तो अगर राम कथा की तरफ चले जाएंगे तो थोड़ा डिस्टर्ब होगा जी। अब मोदी जी के साथ नल और नील क्यों नहीं थे? अब पता नहीं मोदी जी ने उनको बुलाया नहीं, क्या नहीं, क्या। वैसे भी मोदी जी केवल अंबानी अडानी को बुलाते, और नल और नील तो राम कथा में जहां से आते हैं, मैं अगर उसके मिथकों का ही इस्तेमाल करूं तो बेचारे थोड़ा जंगल के निवासी हैं, आदिवासी टाइप के लोग हैं, उनकी तो वो कभी परवाह करते नहीं। उल्टा ये है कि अडानी साहब के लिए उन्होंने इंतजाम कर रखा है छत्तीसगढ़ में और दूसरे राज्यों में, कि आप लीजिए। और क्या नौटंकी है साहब, एक पेड़ मां के नाम, हजारों पेड़ आप काट रहे हैं। इसीलिए राजू जी मैं कहता हूं कि मोदी जी जिसके आगे शीश झुकाएं, समझ लो वही गया। पार्लियामेंट के आगे उन्होंने शीश झुकाया था, क्या हुआ? संविधान के आगे शीश नवाया, क्या किया? और इधर जो वो कर रहे हैं, मां के नाम एक पेड़, क्योंकि वो खबर नहीं बननी चाहिए कि जहां आप हजारों पेड़ कट रहे हैं, पारिस्थितिकी पूरी बर्बाद हो रही है।
आदिवासियों के जो जल जंगल जमीन के अधिकार हैं वो सारे तहस नहस हो रहे हैं। ये करना, जैसे दलितों पर हमले होते हैं, दलितों को आरक्षण आपने खत्म कर दिया, लेकिन आप करते क्या हैं? काशी जाकर के उनके पैर धोएंगे स्वीपर्स के, तो आपको ग्लोरीफाई करना है कि आप यही करते रहिए। और वैसे भी मोदी जी अपनी किताब में लिख ही चुके हैं कर्मयोग में कि जो सफाई कर्मी है, जो मल्ड होने वाले हैं, वो सदियों से इसलिए मल्ड हो रहे हैं क्योंकि उनको उसमें आध्यात्मिक सुख मिलता है। तो ये मोदी जी की अपनी आइडियोलॉजी है। तो वो एक महीने में, आप हर महीने ये कार्यक्रम करते रहिए, आपको मिलेगा वही शिफर। आप राहुल गांधी को देखिएगा कि वो काम एक शैडो प्राइम मिनिस्टर, एक लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बल्कि लीडर ऑफ द पीपल, वो क्या कर रहा है। और लोग अब जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं, और ये बात हम लोग पिछले 1 साल से कह रहे हैं, गोदी मीडिया पर या उनके भक्तों की बात नहीं समझ में आ रही थी कि राहुल गांधी वास्तव में क्या है। उत्तर प्रदेश के बारे में तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा था कि इस समय सर्वाधिक लोकप्रियता राहुल गांधी की है, और वही CSDS के सर्वे में आया जी। तो राहुल गांधी ने एक अपनी विश्वसनीयता बनाई। इमेज बनाने में राहुल गांधी ने किसी PR एजेंसी को नहीं हायर किया है, या रात दिन उनका वो भजन मंडली नहीं ये सब काम करती है। जो लोगों के बीच में रहेगा, उनके दुख दर्द साझा करेगा, उनकी आवाज बनेगा, वो इस देश का नेता होगा। नेता प्राइम मिनिस्टर बनने से नहीं होता है, नेता लोगों के दिलों में राज करने से होता है। राजीव जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी, 1 महीने में कौन आगे कौन पीछे, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की राजनीति क्या है ये समझना भी ज़रूरी है, और उसी की चर्चा भी इस एपिसोड में हम कर रहे हैं। ज़रा अनिल सिन्हा साहब आपसे भी समझूं कि क्या कहती है नरेंद्र मोदी की राजनीति। क्या नरेंद्र मोदी बिल्कुल निश्चिंत हैं कि यहाँ 5 साल अब तीसरा कार्यकाल भी चल जाएगा आराम से? है क्योंकि जो दे रहे हैं वो क्या पैकेज देंगे। एक तो है कि 2 राज्य उनके सामने है कि भाई हमको बिहार और ये मतलब आंध्र प्रदेश कि भाई हमको स्पेशल स्टेटस दो। स्पेशल स्टेटस ना भी देते हैं तो उनको कुछ देना पड़ेगा, और वो देने का मतलब है बिहार में तो उनको देना ही होगा क्योंकि इलेक्शंस बहुत करीब आ गए हैं। कोई नैरेटिव नहीं है उनके पास, नीतीश जी के पास और न बीजेपी के पास, तो उनको कुछ देना है। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश वो हार्ड बार्गेनर है, बहुत लंबे समय के बाद सत्ता में आए हैं। उनको अपने लोगों को भी, जो उनके चाहने वाले बिजनेसमैन हैं, उनके साथ जो पार्टी के जो इस तरह के लूट खसोट वाले लोग हैं, उनको भी लेना देना है। इसके लिए पैकेज चाहिए, तो वो क्या देते हैं, एक तो वहां है। दूसरा मुझको लग रहा है क्या कि बहुत जल्द आप देखेंगे ये जो 1 महीना आप कह रहे हैं ना, 1 महीना में जो रवैया दिखलाया है, जो पॉलिटिक्स का जो मतलब जो स्वरूप जो दिखाई दिया है उनका, और जो छवि अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं, जो पुरानी छवि, उसका नतीजा मुझको ये लग रहा है कि वो मीडिया पर जो अटैक है, जो सोशल मीडिया है उसको बांधने का, और वो जो सब जो कानून बन रहा है, या जैसे कि अभी कहीं मैं देख रहा था कि प्रोफेशनल क्रिएटर्स करके कोई वर्ड आएगा, जिसमें कि मतलब आप जैसे या बड़े जो जिनका काफी ये है वो है, उनको भी उसमें डाला जाएगा कि उनको कानून में कैसे लिया जाए। मतलब जो यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे जो नोन है उनको, जिनका कि लाखों में है। तो ये सोशल मीडिया पर मुझको लग रहा है कि अब मतलब मुझको अब उनका जो अभी तक का जो 1 महीने का तो है, वो आपने पीपुल्स एंगल से देखा कि लोगों में उनकी लोकप्रियता कितनी गई है, घट रही है, या ब्रांडिंग उनका कैसे खत्म हो रही है, ये सब के बारे में। लेकिन मैं उनकी तरफ से अगर देखता हूँ, जो राजनीति आपने कहा क्या होगी, तो मुझको लगा है कि मोर रिप्रेशन, मोर अटैक ऑन ये क्या कहते हैं ऑपोजिशन, ज्यादा अब तेज करेंगे, और बंदिशें जो है लाएंगे मानवाधिकारों या जो लोकतांत्रिक अधिकार है। और मीडिया जो है, क्योंकि वो मीडिया अब डिफंक्ट मतलब ये हो गया जिसका कि कोई अब बेअसर हो चुका रहा है, तो सोशल मीडिया इतना असरदार हो गया है,
उसको काबू में करने की कोशिश करेंगे दोनों तरीके से, उस पर इम्पोज करेंगे कानून का ये और दूसरा ये। तो मुझको लग रहा है कि ये जो 15 दिन के बाद जो आप इनका इवैल्यूएशन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि और जो उनका रवैया है उसमें और कठोरता दिखेगा आपको, और ज्यादा वो करेंगे। तो जो लोकप्रियता का ग्राफ है अभी राहुल गांधी का ऊपर जा रहा है, वो और तेजी से ऊपर जाएगा और इनका और तेजी से नीचे जाएगा। अब वही जो है क्या कि अब वो विपक्ष नहीं है न विपक्ष। दो चीज बस, सिर्फ 2 लाइन में कहूंगा कि इस बार के चुनाव में 2 बड़ी चीजें दी है विपक्ष को। एक तो उनको संख्या बल दिया है तेज आवाज बुलंद करने के लिए, दूसरा एक संवैधानिक पद दिया है ये विपक्ष के नेता के रूप में। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, कैबिनेट का दर्जा है उसको आप मना नहीं कर सकते। और उसमें कितनी भी कोशिश करें स्पीकर या चेयरमैन, उसको जिस तरह से दबाने की कोशिश करेंगे वो संभव नहीं है, और उनके पीछे पूरे इंडिया गठबंधन की आवाज है। तो ये जो अंतर आया है, इस अंतर को छोटा करके नहीं आंकना चाहिए। इसका जनमानस पर भी असर होना है और जो स्ट्रक्चरिंग है जो पॉलिटिक्स की उस पर भी असर होना है। तो ये दोनों को अगर मिला करके देखते हैं तो हमको लग रहा है कि और भी दिलचस्प और मतलब कारनामा ही करना चाहिए। जिस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं कि रूस के माध्यम से, इटली के माध्यम से, अरे उस माध्यम से नहीं होना है, इसके लिए लोगों के बीच में जाना होगा, वो जाने के लिए तैयार नहीं है। जी बिल्कुल। हेमंत कुमार जी, क्या ये विपक्ष जिसके बारे में बात कर रहे हैं साथी अनिल सिन्हा जी कि मजबूत विपक्ष दिया है इस बार जनता ने इस सदन को, संसद को, और इस मजबूत विपक्ष से भागते हुए नजर आ रहे हैं क्या नरेंद्र मोदी? क्योंकि आप देखिए, जब मजबूत विपक्ष नहीं था तब भी मणिपुर का जिक्र करते नहीं बन रहा था, और ऐसी घटनाएं जब भी हुई नरेंद्र मोदी खुद को बैकफुट पर ले जाते हुए और पाए गए। लेकिन अब जबकि सदन में मजबूत है विपक्ष, वैसे में नरेंद्र मोदी का बार बार अभी और विदेश की यात्राएं लगेंगी। आप जाइए विदेश और भारत के संबंधों को आप मजबूत कीजिए, इस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि देश के अंदर जो चल रहा है उस पर भी अपनी राय तो रखिए। आप कठुआ के मामले पर क्यों नहीं एक ट्वीट करते हैं? आप जो भगदड़ मची उस पर क्यों नहीं कुछ कहते हैं? आप क्यों नहीं कहते हैं मणिपुर के मामले पे? और ये सब सामान्य मंचों से आपसे लोग उम्मीद करते हैं कि आप बात करें। इन मसलों पे आपकी चुप्पी क्या कहती है? क्या आप खुद को बचाकर और दाएं बाएं करके आप खुद को संभालने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? खुद को बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्योंकि विपक्ष मजबूत है? राजीव जी, मोदी जी की दिक्कत यह है कि मोदी जी बोलते तो बहुत हैं, लेकिन उनमें उनकी परेशानी है, उनकी कमी है कि वो डायलॉग नहीं करना चाहते हैं। चाहे विपक्ष हो चाहे और कोई देश की जनता हो, वो सब सिर्फ सुनाना जानते हैं। इसलिए वो मन की बात करते हैं, तमाम तरह की बात करते हैं। उनके फॉर्मेट में वो सामने वाले का सम्मान है ही नहीं। तो यही वजह है कि पिछले 10 सालों के रिजीम में हम लोगों ने देखा कि विपक्ष के प्रति जो उनका असम्मान था वो तमाम संसद में भी दिख रहा था, संसद के बाहर भी दिख रहा था। इस बार भी जब आए हैं तो उनकी मजबूरी ये है कि पहले तो उनको लगा कि जैसे गस खा करके गिर गए, वो जो विपक्ष ने जो रिवाइव किया अपने आप को, तो संसद में उनका चेहरा लटका हुआ दिखता था। राहुल गांधी की ऐसी निगाहों से देखते थे जैसे लग रहा था कि किस आदमी से मेरा पाला पड़ गया हुआ है। वो भाव लोकसभा के अध्यक्ष के चेहरे पर भी था, वही भाव उधर राज्यसभा के स्पीकर ये चेयरमैन के चेहरे पर भी था। तो पूरा जो भाव है उसमें ये है कि मोदी जी के साथ परेशानी ये है कि अब देश के लोगों ने उनको बहुत सीरियसली लेना छोड़ दिया है। आप उन आंकड़ों को देखिए कि जब संसद में मोदी जी बोल रहे थे और राहुल गांधी ने जब अपना भाषण किया, दोनों अवसरों पर किसको सबसे ज्यादा व्यूज मिल रहा था? सबसे ज्यादा किन लोगों को लोग सुन रहे थे? ये आंकड़े ऐसे ही नहीं है, ये आंकड़े बता रहे हैं कि लोगों का मोदी जी से मोहभंग हो रहा है। वो तीसरी बार सरकार उनकी बन गई है, प्रधानमंत्री बन गए हैं, लेकिन उनके भीतर उनको जो झटका लगा है उस झटके से उभरने के लिए कुछ ऐसा लार्जर देन लाइफ जो पोस्टरिंग करते हैं। मुझे लगता है कि रूस की यात्रा करने के पीछे एक हिडन एजेंडा ये भी होगा कि शायद पुतिन से कुछ वो ताकत हासिल करना चाह रहे हो, आत्मबल हासिल करना चाह रहे हो, क्योंकि पुतिन जो जिस तरह से सरकार चलाने के लिए जिस तरह से रूस पर एक तरफा उनका कब्जा है,
तो वो तो वही मॉडल है जो कि मोदी जी का मॉडल जो दिखाई देता है। तो उस हिसाब से भी ये लग रहा है कि आज की तारीख में आप रूस गए, लेकिन आप अपने आज की तारीख में आपको अपने देश में होना चाहिए था, आपको अपने लोगों से डायलॉग करना चाहिए था। तो ये आप नहीं कर, ठीक है आप प्रधानमंत्री हैं, आप विदेश की यात्राएं करें, उसको लेकर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एजेंडा ये है कि आज की तारीख में जो तात्कालिक सवाल क्या है, देश के सामने एजेंडा क्या है। अब एक स्टेट आपका साल भर से वो पूरा जल रहा है, वहां हिंसा रुक नहीं रही है, लेकिन उसके बावजूद आप उसको इग्नोर करते हैं, बातचीत नहीं करना चाहते हैं, आप विपक्ष के साथ सहमति की बात करते हैं, समन्वय की बात करते हैं, और अचानक आप यू टर्न लेते हैं, विपक्ष की बात को खारिज कर देते हैं, आप लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद देना नहीं चाहते हैं। तो आखिरकार जो मोदी जी जो चाह रहे हैं वो इस बार मुझे लगता है कि मोदी जी अपने ही करनियों की वजह से वो पूरी दुनिया में और अपने देश में वो एक तरह से एक्सपोज होंगे धीरे धीरे। लोग, मैंने कहा कि अब लोग उनको बहुत सीरियसली लेना छोड़ देंगे, क्योंकि उनका जो पूरा रवैया है उस रवैये ने ये दिखाया है कि अब वो आई डोंट केयर, मैंने जो पहले कहा था कि आई डोंट केयर वाले वो मूड में है, तो आई डोंट केयर वाला जब मूड है वहां पे एक तरफा नहीं कर सकते हैं, तो देश की जनता भी कहेगी ठीक चलिए हम भी आपकी चिंता नहीं करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो महीने भर में क्या कुछ हुआ है उसका लेखा जोखा वो रखने की कोशिश हम कर रहे थे इस कार्यक्रम के जरिए, और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी क्यों खुद को बचाए रखने की फिराक में दिखाई देते हैं, क्यों वो भागते रहते हैं, और आज की तारीख में राहुल गांधी से के सामने वो और भागते हुए नजर आते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा राहुल गांधी जब सदन में भाषण दे रहे थे तो नरेंद्र मोदी को दो बार खड़े होकर हस्तक्षेप करना पड़ा था, और ये सब कुछ बताता है कि नरेंद्र मोदी अब पिछड़ चुके हैं। तो इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं हेमंत कुमार जी क्लोजिंग कमेंट के लिए, प्रोफेसर रविकांत जी, अनिल सिन्हा जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपुर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। विजय पगाड़े साहब कह रहे हैं सरकार हाथ से जाने के बाद विदेश घूमने का मौका मिले ना मिले अभी तो घूम लेते हैं, बिल्कुल। और डॉक्टर लमचोचा साहब जो हैं ये थोड़ा कई बार अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, तो थोड़ा सा आप सम्मानित इंसान लगते हैं, इसलिए थोड़ा अपनी भाषा का जो प्रयोग है वो ठीक से कीजिए, बस यही गुजारिश है।